आप सबको नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड इवनिंग। पहला टॉपिक जो है वो है बोन इश्यूज एंड एक्सिको आयुर्वेदा। फर्स्ट टॉपिक जो है वो बोन इश्यूज और एक्सिको आयुर्वेदा से रिलेटेड है कि एक्सिको आयुर्वेदा जो है वो कि उसके प्रोडक्ट्स किस तरीके से सपोर्ट करते हैं आपको एलिमेंट से बाहर निकलने, बोन के इश्यूज से बाहर निकलने में। अब बात आई बोन्स की, तो बोन्स के अंदर बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं। बोन्स में क्या क्या इश्यूज आते हैं, के कारण क्या है? पहली बात तो इनके होने के कारण क्या है, ये होता क्यों है, सबसे पहले जानना ये जरूरी है। जब भी आप किसी और जो है ऑर्थोपेडिशियन के पास जाते हैं या ऑर्थो सर्जन के पास जाते हैं, तो आप क्या बीमारी लेके जाते हैं? बेसिकली वो है जो आपने काउंट किया, स्टार्टिंग फ्रॉम मेन बेसिक इशू है, वो है बोन्स में दर्द होना, बॉडी एक्स होना, या और आधी बार लगता है कि मुझे बॉडी एक हो रहा है, और जो है किसी को लगता है मुझे हड्डियों में दर्द हो रहा है, और कई बार हड्डियों में दर्द नहीं होता है। वहाँ से कहानी की शुरुआत होती है। बोन इश्यूज जो है, अभी किसी ने बोला कि फ्रैक्चर होना, रैप्चर होना, ये कई सारी चीजें। रैप्चर जो है वो लिगामेंट्स में होता है, फ्रैक्चर जो है हड्डियों में होता है। और फिर कुछ लोगों ने बोला कि जो मेन था सर्वाइकल होना, सर्वाइकल स्पॉन्डिलिटिस होना। फिर कॉमन जो इश्यूज हैं आज पूरी दुनिया में, जो कॉमन इश्यूज हैं वो है लंबर्स में पेन होना। कोई अभी खालिद साहब ने बोला L4 L5 में गैप होना, स्प्रेस हो जाना, या L4 L5 में दर्द होना, या किसी ने कहा L1 L2 में, मीन्स लंबर में वो कहीं भी वेन होता है। जो किसी ने नहीं बोला वो था टेल बोन में पेन होना। हिप जॉइंट्स के ऊपर जो है जब टेल बोन होती है, टेल बोन्स पे पेन होना, लोग बैठ नहीं पाते हैं। और कई बार किसी ने बोला मनके का दर्द होना, किसी ने डिफरेंट डिफरेंट काइंड से बोला, और उसमें कई चीज़ें कॉमन थी। स्वेलिंग होना, जॉइंट्स के ऊपर स्वेलिंग हो जाना, नक्कल्स पे स्वेलिंग होना, इसके अलग अलग तरीके से दर्द होते हैं और ये अलग अलग कारण से होते हैं। हमें मेन चीज़ है कि होने के कारण क्या क्या होते हैं। एक जो एकता जी ने बोला कि स्वेलिंग होना और यहाँ नक्कल्स में पेन हो जाना, या फिर जो है आपके घुटनों में दर्द होना, या जिसको बोलते हैं वात। बेसिकली अगर देखा जाए आयुर्वेद की पद्धति में, तो कफ वात पित्त के दोष से जो है ये दोष स्टार्ट होते हैं सारे सारे। मैं आपको कॉमन जो प्रॉब्लम है वो बताता हूँ, वो होती है वात की प्रॉब्लम, वायु का बढ़ जाना। ठीक है, उससे इशू आता है सबसे मेन जो इशू आता है वो आता है आपको अचानक से घुटनों में दर्द होना, चलते हुए आपने कुछ ऐसा खाया कि आपको वात जनरेट हो गया, वात जनरेट होते आपके घुटनों में दर्द होता है, और वो दर्द कहीं भी बॉडी में जाता है। आपको शोल्डर ब्लेड के बीच में दर्द होता है, आपके शोल्डर्स में पेन कर सकता है, वो आपकी नक्कल्स में पेन कर सकता है, यहाँ पे ये जैसे फिंगर्स हैं यहाँ पे पेन कर सकता है, आपके यहाँ जॉइंट्स में यहाँ हाथों में पेन कर सकता है, आपके जॉइंट में पेन कर सकता है। इन डाइजेस्टिव सिस्टम, मेटाबॉलिक सिस्टम जब वीक होता है तो कफ वात पित्त बनना शुरू होता है, इम्यूनिटी वीक होती है तो ऐसा होता है। उसके लिए आप इम्यूनो ड्रॉप और ओमेगा 3 ये लेते हैं तो उससे भी आपको राहत मिलनी शुरू हो जाती है, या फिर आप लीव हार्टी उसमें ले सकते हैं। आपका लीवर अगर प्रॉपर एंटी एंजाइम्स बना रहा है तो भी काफ़ी हद तक आपको आराम मिल सकता है। इसलिए हम ऑर्थिका के साथ जो है लिव हार्टी देते हैं लोगों को। 90% लोगों को जो है यंग एज में वात जनरेट होता है, और वात जनरेट होने के कारण उनको फील होता है कि घुटनों में दर्द हो रहा है, थाइस में दर्द होता है, अचानक थाइस फटने को हो जाती है, हाय मुझे बहुत दर्द हो रहा है, चला फिरा नहीं जाता है, इवन उठने बैठने में भी इशू आता है। वो होता है बेसिकली वात का प्रॉब्लम होना। और या अचानक से यहाँ पे जो है चेस्ट में अचानक पेन होना शुरू होगा। फिर स्पेशली जो आपकी बैक है, शोल्डर ब्लेड के बीच में दर्द होना स्टार्ट होता है, और वो जो है वर्टिगो से आपके लंबर्स तक जाता है, और लंबर्स में आके पेन करता है। कई बार उस वजह से आपको लोअर टेल बोन में भी असर आता है, जो सैक्रल बोन्स होती हैं, सैक्रल बोन्स में भी आपको इश्यू आता है लंबर्स के नीचे। किसी किसी को लंबर में भी इश्यू आ सकता है। पहली चीज तो ये है वात का बनना। वात बनने के लिए आपको वात को बैलेंस करना है, तो ओमेगा 3 लो आप, या आप आरएनए डीएनए ले सकते हैं लगातार। ठीक है, आप जो है अल्का राइट लगातार ले सकते हैं, और उसके बाद जो है आप लीव हार्टी ले सकते हैं। और अगर कंटिन्यूस आप हेपेटिक लेना शुरू करते हैं, डेली एक टैबलेट हेपेटिक की लेना शुरू कर दो, तो आप काफ़ी हद तक आपको वात के इश्यूज में फ़ायदा आना शुरू हो जाएगा। इम्यूनो ड्रॉप साथ में लेना है, ये है पहली चीज़। इंस्टेंट आपको रिलीफ चाहिए तो आप जो है देसी घी जो होता है, गाय का घी 10 से 20 ml पी सकते हैं, या फिर आप जो है कैस्टर ऑयल पीने वाला, कोल्ड प्रेस जो कैस्टर ऑयल आता है, वो आप 15 से 20 ml पी लीजिए। और हो सके तो वीकली जो है, जब आपको ज़्यादा सीवियर प्रॉब्लम होती है, तो वीकली 1 चम्मच से 2 चम्मच कैस्टर ऑयल
या फिर डेली जो है 10 से 15 ग्राम जो घी है, रोटियों में डाल के या खाने में डाल के नहीं खाना है। आपको बॉयल करना है, ठंडा करना है और यूँ कहें आपको पी लेना है। ये आप सोते टाइम करेंगे तो दी बेस्ट रहेगा। आप इम्यूनो ड्रॉप जो है वो या तो सरसों का तेल होता है या फिर जो है आप नारियल के तेल में या देसी घी में डाल के आप नाभि में डाल के सोएँगे तो उससे भी आपके वात का इश्यूज़ ठीक हो जाएगा। एक्सिको आयुर्वेदा क्या सपोर्ट करेगा उसमें है कि आपको ओमेगा 3, 6, 7, 9 चारों चीज़ें चाहिए होती हैं। उस लिए आपको सीबकथॉर्न लेने से भी राहत मिल जाएगी। आपको बाकी इश्यूज़ भी उसमें कंप्लीट होते हैं। कई लोगों को बी12 या विटामिन डी या विटामिन ई की कमी होती है, डेफिशिएंसी। आपको बोन डेंसिटी वीक नहीं है, आपका बोन मैरो वीक नहीं है, बट आपको अगर बी12 की कमी है, तो भी आपको जैसे किसी ने बोला था हड्डी में दर्द होना एडी में दर्द होना या काफ्स में पेन होना या फिर जो है किसी को लगता है कि पूरी बोन्स का दर्द होना। उसका होने का एक रीज़न आपको डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन ये बी12 हो सकता है। बी12 के लिए आप स्पाइरुलिना इज़ द बेस्ट ऑप्शन या फिर सीबकथॉर्न। आप टैबलेट नहीं ले सकते तो सीबकथॉर्न लीजिए। सीबकथॉर्न लेंगे तो आपको कोलेजन भी मिलेगा और उसमें आपको विटामिन सी भी मिलेगा, उसमें सफिशिएंट आयरन मिलेगा और बी12 भी मिलेगा और वी84 टाइप के मिनरल्स मिलेंगे जो कि आपके बोन्स को स्ट्रॉन्ग करेंगे, आपको वात से बचाएँगे और वो आपको 15 एमएल सुबह, 15 एमएल शाम को लेना है। सीबकथॉर्न जो एक्सिको का सीबकथॉर्न है, उसमें स्पाइरुलिना भी होता है, उसमें स्टार फ्रूट भी होता है, उसके अंदर सनफ्लावर भी होता है, मीन्स उसमें काफ़ी सारे इंग्रीडिएंट्स होते हैं, जो आपकी आयरन डेफिशिएंसी को दूर करेंगे, आपका खून भी बढ़ाएँगे, हीमोग्लोबिन बढ़ेगा और साथ में आयरन बॉन्डिंग बढ़ेगी और मल्टी मिनरल्स भी आपको मिलेंगे और मल्टी विटामिन्स भी मिलेंगे और बी12 की कमी दूर हो जाएगी। कुछ लोगों को जो है विटामिन डी की कमी की वजह से भी ऐसा होता है। आजकल जो डेली रूटीन है, उस रूटीन लाइफ में विटामिन डी की कमी मैक्सिमम लोगों में देखी जाती है। उसका रीज़न है धूप में एक्सपोज़र ना होना। हम सनलाइट में जाना पसंद नहीं करते, एसी की लाइफ़स्टाइल या फिर बंद कमरों में रहने की ज़िंदगी हो गई है। घर से निकले, हाय बहुत धूप है, गाड़ी में बैठो धूप नहीं बर्दाश्त होती है या छाता लेके घूमते हैं। अर्ली मॉर्निंग अगर आप सनराइज़िंग के टाइम 20 से 25 मिनट अगर डेली धूप में बैठते हैं, तो न वो तरीका है, नेचुरल तरीका विटामिन डी को कमी को दूर करने का। उससे आपकी स्किन भी सही रहेगी, उससे जो है आपकी जो बॉडी के बहुत सारे इश्यू इवन इंक्लूडिंग द हार्मोन्स, स्पेशली इन द लेडीज़, फीमेल हेल्थ पे सनराइज़िंग के टाइम की जो सन होती है, वो बहुत बेहतरीन काम करती है। आपको स्किन पे भी काम करती है और वो साथ में आपके हेयर पे भी काम करती है और साथ में आपके गायनिक ऑर्गन्स पे भी काम करती है और साथ-साथ विटामिन डी की कमी नेचुरल रूप से पूरा करती है। उसका अगर दूसरे वो है तो आपको ऑप्शन नहीं है, मुझे तो ये धूप बर्दाश्त ही नहीं होगी, मैं तो जाऊँगी नहीं, क्योंकि लोगों का लाइफ़स्टाइल है, पर धीरे-धीरे लाइफ़स्टाइल को चेंज करना पड़ेगा आपको। और फिर है आपका मूवमेंट्स ना करना, फिज़िकल एक्सरसाइज़ का फिज़िकल वर्कआउट होना ही नहीं। खाया-पिया, सो गए, कुर्सी में बैठे रहे, गाड़ी में बैठ के चल दिए, वर्कआउट है ही नहीं। आपका जो है डेली की मोमेंटम नहीं है आपके फुट की, आपके पैरों की मोमेंटम नहीं है, बॉडी के हैंड्स की मोमेंटम नहीं है और फिर एक इश्यू जो आता है, वो होता है फ्लूइड्स का कम होना, जॉइंट्स फ्लूइड्स का कम होना। उसका सबसे बड़ा रूट कॉज़ जो है, वो है आपका मोबाइल। दिन में मैक्सिमम लोग मोबाइल हाथ में लेके उसको टिक, 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 टिक करते रहते हैं। उसके कारण भी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स, चाहे आप टैब ले लीजिए, चाहे आप जितने ये टच वाले आज जितना जो फैशनेबल हो रहा है, जितना टच को आप यूज़ करेंगे, किसी भी स्क्रीन को, सीआरटी है कोई भी उसको टच करेंगे बार-बार, तो उसका जो है इम्पैक्ट जो है आपके बोन्स पे आता है। बोन्स के स्पेशली जॉइंट्स के अंदर जो फ्लूइड होता है, उस फ्लूइड को सोख लेता है और उस कारण आज छोटे बच्चों में भी बोन के इश्यूज़ आ रहे हैं। उसका रूट कॉज़ है आपका मोबाइल फ़ोन। तो मोबाइल फ़ोन जब यूज़ करते हैं तो एक तो सबसे बढ़िया बेस्ट क्वालिटी मोबाइल फ़ोन लीजिए जिससे रेडिएशंस का इफ़ेक्ट कम होता हो। अदरवाइज़ 13 इयर्स की एज तक बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक गैजेट से दूर रखिए। आजकल जो डे टू डे लाइफ़ में बच्चों को इंटेलिजेंट बनाने, स्मार्ट बनाने के चक्कर में बच्चियाँ जो 6 महीने का बच्चा नहीं होता, 1 साल का बच्चा नहीं, उसके आगे मोबाइल डाल देते हैं। नहीं, नहीं टैब दिया हमने, मोबाइल नहीं टैब दिया है। वो टैब नहीं दिया है, आप उसको ज़हर दे रहे हैं। आप बच्चे को जवान होने से पहले ही जो है मुर्दन की तरफ ले जाएँ, उसकी बोन्स मजबूत कभी नहीं होंगी। जिस घर में बच्चे को मोबाइल दिया जाता है, टैब दिया जाता है, बेड के ऊपर खेलने के लिए और स्पेशली छोटे बच्चों में इन्फेंट्स हैं, वहाँ से स्टार्ट हो जाती है कहानी और 13 साल की उम्र तक साइंस कहती है कि आपको इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को बच्चों से जितना दूर हो सके उतना दूर रखना चाहिए। इमरजेंसी है तो भी आजकल बहुत अच्छे पैड्स आते हैं, आप उन पैड्स का यूज़ कर सकते हैं। बच्चों को फिंगर्स की जगह टच करने के लिए बहुत सारी टच स्टिक्स आती हैं, आप वो यूज़ करना सिखा सकते हैं सो दैट बच्चों का कम से कम जो है फिज़िकल टच हो पाए इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स के साथ।
मोबाइल के कवर्स आते हैं, अरे हम क्या करें बच्चे मानते ही नहीं कहा। पहली बात तो ये एक मिथ है कि बच्चे कहाँ नहीं मानते। बच्चे कहाँ मानते हैं, बट हाउ यू आर ग्रूमिंग अप, ये डिपेंड करता है पेरेंट्स के ऊपर, वो कैसे ग्रूम करते हैं। अदरवाइज़ इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स बच्चों को बचपन से यूज़ करना सिखाइए। उनको बताइए कि देखो गैजेट्स यूज़ करते हो, आप एक पैड रखिए। कैरिंग पैड आता है, हैंड पैड्स आते हैं, उसमें रखें तो बच्चों के हाथों पे या बोन्स उसका रेडिएशन वार ये हर आदमी को करना चाहिए। जिसका मैक्सिमम यूज़ है इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स का, खासकर अब आप लोग नेटवर्क इंडस्ट्री में हैं, तो मोबाइल मेन आपका हथियार है, तो हमेशा ध्यान रखें उसमें चिप लगाइए, एंटी रेडिएशन चिप बहुत सारी अवेलेबल है मार्केट में। या फिर जो है आप कोशिश करिए कि आप दिन में 3 से 4 बार इम्यूनो लेते रहिए, जो फ्री रेडिकल्स को खत्म करता है। कोई भी आप सुपर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, जो फ्री रेडिकल्स पे काम करते हैं, वो आप ले सकते हैं, सीबकथॉर्न ले सकते हैं, इम्यूनो प्लस जूस ले सकते हैं, आरएनए, डीएनए ये सबसे बेस्ट ऑप्शन है उस चीज़ के लिए। फ्री रेडिकल्स के लिए आरएनए, डीएनए बहुत बेहतरीन चीज़ है। इसके अंदर 1-2 चीज़ नहीं, इसमें बहुत सारी बेरीज़ हैं, गोजी बेरी है, क्रैनबेरी है, या फिर कीवी, इवन रसबेरी है, ब्लू बेरी है, बिली बेरी है। ये सब चीज़ें जो है ना फ्री रेडिकल्स पे काम करती हैं। और ये आपकी कोशिकाओं को डैमेज होने से रोकती हैं। तो इसलिए आरएनए, डीएनए डेली टैबलेट यूज़ में लानी चाहिए अगर आप इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स को यूज़ करते हैं। ये बेसिक कारण है जो आपके बोन्स के इश्यूज़ में स्टार्ट होते हैं। फिर आते हैं क्रॉनिक एलिमेंट्स। क्रॉनिक एलिमेंट्स और साथ में आती हैं जो है एक्यूट एलिमेंट्स। अचानक से हो जाना। जैसे एक मैडम ने बोला फ्रैक्चर हो गया। एक्सीडेंट हुआ, आप गिर गए, स्लिप हो गए या कुछ भी हुआ, अचानक से गिर गए और आपकी बोन फ्रैक्चर हो गई। तो उस कंडीशन में क्या करना चाहिए? उस कंडीशन में बॉडी को जो सबसे ज़्यादा फास्ट इंक्रीज़ होते हैं, पहले तो एलोकेशन होना चाहिए। वो बोन जो है सही तरीके से वहीं पे दोबारा से लोकेट की जाए और उसको प्रॉपर्ली वहाँ जॉइंट दिया जाए। जॉइंट देने के बाद देसी तरीका ये होता था कि पहले जो वैद्य होते थे या जो बोन्स पे पहलवान टाइप घर में गाँव में मसाजर होते थे, वो यहाँ पट्टी लगा देते थे लकड़ी की और उसको टाइट बाँध देते थे। बट उसके साथ में वो क्रिक में हल्दी देते, हल्दी का दूध पिलाते थे या घी डाल के हल्दी देते थे। हल्दी क्यों दी जाती थी कि वो इमीडिएटली जो है रिकवरी करती थी। तो आप आजकल वो काम तो नहीं कर स रहे, ऐसा कौन करेगा? आजकल तो डॉक्टर के पास भागना है। मेडिकल डॉक्टर के पास आप चले गए, प्लास्टर करा के आ गए हैं, तो आते ही इमीडिएटली ऑर्थी का जो टैबलेट है, ये वाली, ऑर्थी का टैबलेट आप प्रॉपर्ली दीजिए। ऑर्थी का टैबलेट के अंदर सबसे मेन चीज़ है, पेन किलर्स, बाहर की पेन किलर लेने से बचिए। इसके अंदर बॉसवेलिया है। बॉसवेलिया अगर हिंदी में बोला जाए तो सल्ला ही होता है संस्कृत के अंदर। उसको जो है अंग्रेज़ों ने इसको बॉसवेलिया नाम दे दिया है। आज एक चलन हो गया बॉसवेलिया कैप्सूल्स लेने, ग्लूकोज़ामाइन बॉसवेलिया लेना है। इसमें इंग्रीडिएंट्स में बॉसवेलिया एक मेन फैक्टर आता है जो 200 एमजी है। 200 एमजी का मतलब है ये आपको बॉसवेलिया जो है पेन किलर भी होता है और आपको पेन हीलर का काम भी करता है और साथ में जो है रिकवरी करता है। स्पेशली इन द केस ऑफ जो है बोन के जो पेन्स होती हैं, बॉडी एक्स होते हैं उसमें। बॉडी एक्स मैक्सिमम जो है बोन से रिलेटेड होते हैं। मसल्स के बॉडी एक्स बहुत कम होते हैं। देखा जाए तो जब थकान हो गई या आपका जो है एनर्जी लेवल डाउन होता है तो आपको बोन्स में पेन होना शुरू, या तो वात बढ़ गया है या फिर कम हो जाता है, अनबैलेंस हो जाता है, तो ऐसा होता है। उस टाइम पे आप एज़ ए पेन किलर भी ये काम करें। कोई मसल पेन या आपको बोन पेन है तो आप ऑर्थिका ले सकते हैं। इसमें बॉसवेलिया जो है पेन किलर काम करे। फिर दूसरा एक मैडम ने बोला था कि सर वो गैप कम हो गया है, बोन स्प्रेस हो गई है। डिस्क स्लिप का एक ने बोला और किसी ने बोला कि घुटनों में गैप कम हो गया है और रिप्लेसमेंट की डॉक्टर कहते हैं। इसका मतलब है लिगामेंट रैप्चर हो गया था और रैप्चर होके वो धीरे-धीरे वहाँ पे यूरिक एसिड ने जगह बना ली। जब भी कभी भी कोई भी लिगामेंट जो है ब्रेक होगा, उसमें जो है यूरिक एसिड अपनी जगह बनाना शुरू कर देगा, जो गैप होगा, और यूरिक एसिड जब जगह बनाता है तो जमने लग जाता है। आप नॉर्मली वो डिटेक्ट नहीं कर पाते क्योंकि रोमेटिक आर्थराइटिस या ऑस्टियोआर्थराइटिस 90% केसेस में होने के कई सालों बाद डिटेक्ट होता है। जनरली आपको डिटेक्ट नहीं होगा, पेन हो रहा है, आपको महसूस हो रहा है, बट आपको आरए फैक्टर टेस्ट कराते तो डिटेक्ट नहीं होता है। ऑस्टियोआर्थराइटिस डिटेक्ट कराते तो डिटेक्ट नहीं होता है। दैट इज़ द स्टार्टिंग ऑफ ऑस्टियोआर्थराइटिस और रोमेटिक आर्थराइटिस। कोई भी आर्थराइटिस होने का वो पहली निशानी होती है। तो उस टाइम पे आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले यूरिक एसिड को डिटॉक्स करना है। अब यूरिक एसिड को डिटॉक्स करने के लिए नॉर्मल जो आपके जो डॉक्टर्स हैं या फिजियोथेरेपिस्ट के आप जाते हैं, तो या तो इंफ्रारेड रेज़ डालते हैं, जो टॉर्च टाइप होती है, हीट डालते हैं, वो डाल के उसको फैला देते हैं। बट क्या वो डिटेक्ट हो पाया उससे? या फिर क्या कहेंगे, अरे गर्म पानी की बोतल लगा लो। या फिर लोग क्या करते हैं, गरम तेल वगैरह बाँधना शुरू कर देते हैं, उससे अकेले डिटॉक्स नहीं होगा। वो खाली उस यूरिक एसिड को फैला देगा, फैलाएगा तो पेन एक बार रिलीफ मिल जाएगा,
बट अगेन जब वो जुड़ना जमना शुरू होता है यूरिक एसिड, तो उस पर्टिकुलर एरिया में पेन करना शुरू कर देगा। और दूसरी बात स्वेलिंग कब आती है? जब आपके जॉइंट्स के बीच में लिगामेंट ब्रेक होकर वहाँ यूरिक एसिड ने जगह बना ली और फिर आपने मोमेंटम किया। आप ज़्यादा देर चले, कई लोग कहते हैं अरे आज ज़्यादा चली थी इसलिए दर्द हो गया, पैर में स्वेलिंग आ गई। ऐसे कई बुजुर्ग कहते हैं, ये काफ़ी कॉमन शिकायत होती है कि आज तो है ना मैंने खड़े-खड़े रह के मैं पूरा दिन खड़ी रही, किचन में खड़ी रही या मैं कहीं रिश्तेदार के वहाँ गई थी या मार्केट गई थी, बहुत ज़्यादा चली। तो जो लोग मूवमेंट नहीं करते हैं ना, अचानक से उनको मूवमेंट करना पड़ता है, तो यूरिक एसिड जो है वो फैलना शुरू हो जाता है और जब वो फैलना शुरू होता है, इन्फ्लेमेशन बढ़ेगा, जलन बढ़ेगी और साथ में स्वेलिंग आ जाएगी। तो उन दोनों केस में आपको यूरिक एसिड को डिटॉक्स करना है। अब यूरिक एसिड को डिटॉक्स करना है तो आपको यूरिईज जो टैबलेट है, यूरिईज साथ में लेनी पड़ेगी। यूरिईज लेने का कारण है आपका ब्लड ईएसआर बढ़ता है, ब्लड यूरिया बढ़ता है या फिर आपको यूरिक एसिड बढ़ता है। ये इन सब चीज़ों में काम करता है। आपको एक टैबलेट सुबह, एक टैबलेट शाम को खाना खाने के बाद आधे घंटे बाद यूरिईज लेना शुरू कर दो और साथ में अगर शिकायत स्टार्ट हो गई बोन्स की, तो आप जो है रूटीन में अगर आपको आरएफ फैक्टर आ रहा है तो ऑर्थिका लेना स्टार्ट करें। बोन में ज़्यादा इश्यू हो गया, ऑर्थिका लीजिए, अदरवाइज़ आप नॉनी प्लस या मोरिंगा ले सकते हैं। कैल्शियम की कमी होने के कारण भी लोगों को बोन्स के इश्यू आते हैं, बोन्स में पेन होता है, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम। लोग कह अरे कैल्शियम कमी होगी, आधे तो अपनी मर्जी से जो है कैल्शियम का पाउच खा ले, कैल्शियम की टैबलेट खाना शुरू कर देते हैं। ये सबसे गलत प्रैक्टिस है। आर्टिफिशियल कैल्शियम कभी भी आपकी बॉडी में डिसॉल्व नहीं होता है पूरा। कैल्शियम का बेसिक रोल जो होता है वो एसिडोसिस को रोकना होता है। आई रिपीट, एसिडोसिस और ऑस्टियोडोसिस को रोकना शुरू होता है। ऑस्टियोडोसिस मीन्स ऑक्सीडेशन की तरफ जाना, आपका बुढ़ापे की एजिंग की तरफ जाना, और एसिडोसिस मीन्स आपका एसिड लेवल का बढ़ जाना, मीन्स आपके शरीर में जो पीएच लेवल है उसका अनबैलेंस होना। अब किसी ने कहा था सर जो है ऑस्टियोपोरोसिस होना या किसी ने कहा बोन्स का गलना, देसी भाषा में गलना कह देते हैं, अदरवाइज बोन्स डेंसिटी वीक होना होता है। वो उसका सबसे बड़ा कारण होता है। वो पहली बात तो होता कब है, 90% वो प्रेगनेंसी के दौरान होता है लेडीज के अंदर। जेंट्स में उन जेंट्स को होता है जो बैलेंस डाइट नहीं लेते जिसमें रूटीन कैल्शियम हो। अब रूटीन नेचुरल कैल्शियम कहाँ से मिलेगा, या तो फ्रूट से मिलेगा, वेजिटेबल से मिलेगा या फिर कुछ मिल्क प्रोडक्ट से मिलेगा। बट मिल्क प्रोडक्ट का एक्सेस लेना खतरनाक है। जो दूध पिलाओ, एक गिलास भर किलो के हिसाब से दूध पिलाते हैं, ऐसा नहीं। मैक्सिमम 1 कप दूध जो है किसी भी हेल्दी आदमी के लिए सफिशिएंट होता है, वो भी जो फिजिकल वर्कआउट करके आता है। जो जुम्बा वुम्बा जाते हैं ना, जिम विम जाते हैं, उन लोगों की बता रहा हूँ। जब तक आप आधे घंटे से ज़्यादा पसीने वाला वर्कआउट नहीं करते हैं, तो आपको 1 कप दूध से ज़्यादा दूध नहीं पीना चाहिए। और नेचुरल वे है, सींगी जो मूंगा है या कोई मोरिंगा बोल देता है, ड्रम स्टिक जो होता है, ड्रम स्टिक का सूप बना के आप डेली पीते हैं, तो आपको दूध पीने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। या आप सींगी का जो मोरिंगा है उसके जो लीफ आते हैं, मोरिंगा लीफ की अगर आप सब्जी बनाते हैं या फ्लावर्स की आप सब्जी बनाते हैं, भुर्जी बनाते हैं, वो लेते हैं, पर उसमें वो तड़के नहीं लगाने होते, छौंके नहीं लगाने होते हैं, मसाला डाल दिया जी, ये डाल दिया, उससे उसकी तासीर चेंज हो जाती है। वो नेचुरल लेने होते हैं, मैक्सिमम उसमें डाला जाए तो ब्लैक पेपर डाला जाता है, काली मिर्ची या फिर सेंधा नमक। आपके आयोडाइज़्ड नमक नहीं डालें उसमें, डबल रिफाइंड और फलाना-ढिकना वो नहीं डालें, और मैक्सिमम उसमें डालना है तो आप गाय का देसी घी डाल सकते हैं, वो भी A2 वाला। आपके मार्केट वाला घी उठा के नहीं डालना है, अदरवाइज़ नेचुरल लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। घी अगर आप गाय का डालते हैं उसमें आपकी ओमेगा 3, 6, 7, 9 की कमी पूरी हो जाती है, तो वो आप डेली बना के ले सकती हैं, अगर आप जिम जाती हैं या फिर आप जुम्बा वगैरह जाती हैं तो। अदरवाइज़ अगर आप मेहनत नहीं करते तो एक सीधी बात है, आप एक्सिको का मोरिंगा सुबह-शाम डाइट में ऐड कर लीजिए, आपको कभी भी ज़िंदगी में कैल्शियम कमी नहीं आएगी, आयरन की कमी नहीं आएगी, अनबॉन्डिंग की कमी नहीं आएगी, आपको विटामिन सी की कमी नहीं आएगी, B12 की कमी नहीं आएगी, ये सब कमियों को दूर कर देता है। और उसके बावजूद अगर आपकी मसल्स में साथ में पेन है या नर्व्स में पेन होता है, ब्लड सर्कुलेशन इश्यू है, तो द बेस्ट ऑप्शन इज़ नॉनी प्लस। आप नॉनी प्लस आप डेली यूज़ में लेते हैं, ये हेल्दी आदमी के लिए। अगर पेन सीवियर होने लग गया है, एक्यूट होता है, तो फिर भैया ऑर्थिका और एल्काराइड टैबलेट लेनी ज़रूरी है। एल्काराइड लेना क्यों ज़रूरी है? मैं आपको बताता हूँ। 90% जो पेन्स होते हैं लेडीज़ को, स्पेशली लंबर्स में पेन होना, लोअर बैक में पेन होना, उनको घुटनों में दर्द होना, काफ्स में क्रैम्प्स की बात कर दी अभी सिमरन ने बोला क्रैम्प्स आते हैं, तो क्रैम्प्स में क्या किया जाए? क्रैम्प्स वगैरह जो इश्यूज़ होते हैं, पहली बात तो लेडीज़ को 90% केसेज़ में हार्मोन अनबैलेंस होना, साइकिल्स के टाइम, साइकिल से पहले पेन होना स्टार्ट होता है लोअर बैक के अंदर, और साइकिल्स के दौरान उनकी काफ्स में पेन होना शुरू होता है या थाइस में पेन होना शुरू होता है।
द स्विंग ऑफ द मूड्स, किसी को होगा, किसी को स्विंग ऑफ द मूड्स ना होगा, बट उसको लोअर बैक एक रहेगा। उसका रीज़न है लंबस से जो है, लोअर लंबस से आपकी जो है गायनिक सिस्टम है, यूट्रस है, वो कनेक्टेड होता है, आपके ओवरीज का ओव्यूलेशन कनेक्टेड होता है। क्योंकि आपकी स्पाइन से आपके मैक्सिमम ऑर्गन्स का जो कनेक्टिविटी थी वो स्पाइन से होती है। और जब आपके हार्मोन्स बैलेंस नहीं होते, आपका जो है एस्ट्रोजन जो हार्मोन है, उसका ओव्यूलेशन प्रॉपर नहीं होता है, तो उस लेडी को 99% लोअर बैक पेन होगा और काफ्स में पेन के इश्यूज आएंगे। लोअर बैक पेन नहीं हुआ तो काफ्स में पेन होता है और क्रैम्प्स टाइप उसको फीलिंग्स आती हैं। रात को सो नहीं पाती है, चुन्नी बाँधनी पड़ती है, कोई कपड़ा बाँध के सोना पड़ता है, मसाज करते हैं और फिर वो पेन हो सकता है नीचे फ्लो होके आपको रिफ्रैक्टिव पेन जो होता है, वो आपकी हील में भी आ सकता है, एंकल में आ सकता है और आपके तलवों में भी वो दर्द आ सकता है। उस केसेज़ से बचने के लिए आपको पहली बात है रमणी कल्प लो और रमणी कल्प के साथ मोरिंगा ऐड ऑन कर दो आप। रमणी कल्प और मोरिंगा ऐड ऑन कर देंगे तो आपको 90% आपको साइकिल्स के टाइम पे लोअर बैक का पेन और आपको जो काफ क्रैम्प्स हैं या थाइस में जो क्रैम्प्स हैं वो आने बंद हो जाएंगे। ये 100% गारंटीड है। और उसके बाद आता है फिर सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस, सर्वाइकल के पेन्स। पहली बात, सर्वाइकल होता क्यों है? सर्वाइकल डॉक्टर कहें या कोई भी ये कहता है कि लाइलाज में, सर्वाइकल बिल्कुल लाइलाज नहीं है। सर्वाइकल का दर्द 15 दिन में ठीक हो जाता है, इवन किसी को 1 हफ्ते में ठीक हो सकता है। सर्वाइकल आने का मेन रीज़न होता है आपके जो सर्वाइकल बोन्स हैं, आपकी गर्दन का पोस्चर सही ना होने का कारण है सर्वाइकल होना। कई लोग देखा होगा 2-2 3-3 तकिया लगा के सोते हैं बचपन से। नहीं, हमें तो 2 तकिए तो चाहिए ही चाहिए और वो भी भारी तकिए लेते हैं। आपकी पूरी रात अगर वो जो है नेक का जो पोस्चर है, सर्वाइकल बोन्स का जो पोस्चर होता है वो जो है बिल्कुल चेंज हो जाता है। जैसे लाइक इसको लें तो ये यूँ हो जाता है, यहाँ के जो बोन्स के बीच में गैप है वो ज़्यादा बढ़ जाएगा, एक तरफ से स्ट्रेस हो जाएगी गर्दन और फिर जब ये गैप बढ़ेगा, इस गैप के अंदर यूरिक एसिड जगह बनाना शुरू कर देगा और जब यूरिक एसिड वहाँ जगह बनाना शुरू हो गया तो आपको नेक्स में दर्द होना शुरू हो जाएगा, इन्फ्लेमेशन भी होगी और दर्द भी होगा। तो पहली बात, कभी भी जो है बड़े पिलो या भारी पिलो नहीं लगाने चाहिए किसी भी उम्र में। ये किसी भी उम्र की बता रहा हूँ मैं, बच्चों को भी बड़े-बड़े पिलोज़ लगा के नहीं सोने देना चाहिए। उनको बचपन से हैबिट डालिए कि जो नेक का गैप है 1 से 1.5 इंच का, इसके बीच में पिलो या आप टॉवल का रोल जो है या कोई भी आप हैंडमेड रोल दे सकते हैं या फिर आजकल जो फैंसी टाइप पिलो आ रहे हैं वो भी यूज़ है, बट दैट इज़ नॉट कंफर्टेबल। जो फैंसी पिलोज़ हैं सर्वाइकल के, वो कभी कंफर्टेबल नहीं होते जो मॉल्स में मिलते हैं। उससे बेटर रहता है आप जो है सॉफ्ट टॉवल लीजिए, उसको रोल बनाइए, रोल बना के यहाँ लगा लीजिए और उससे सोना शुरू करिए। या फिर आप जब भी काम कर रही हैं, चाहे किचन में हैं, चाहे आप रूटीन में वर्किंग वूमेन है, कोई भी है या वर्किंग मैन है, जेंट्स कोई भी है, जेंट्स को भी पेन होता है, लैपटॉप पे लगे रहना, यूँ गर्दन झुकी रहेगी, ऑफ़िस में यूँ बैठे रहते हैं और ये पोस्चर 90% यूँ रहता है। फिर सबसे बड़ा जो कारण है हानिकारक, वो है आपका मोबाइल। गर्दन यूँ रहती है, टिक, 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 ऐसे टिक, 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 टिक करते रहेंगे और गर्दन का पता ही नहीं है कहाँ पे आपकी गर्दन कहाँ जा रही है। और फिर वो आधा घंटा, 1 घंटा व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, इंस्टा पे लगे रहेंगे आप सोशल मीडिया, तो आपका गर्दन यूँ रहेगा और वो रहते-रहते आपको यहाँ पेन स्टार्ट होना शुरू हो जाएगा। इट में टेक 6 मंथ, इट में टेक 1 ईयर। अगर नहीं हुआ है तो स्टार्ट हो जाएगा। उसके लिए आप हर 15 से 20 मिनट बाद नेक की एक्सरसाइज कीजिए इस टाइप की। और सीवियर हो गया है तो फिर वही है, आपको ऑर्थिका लेना स्टार्ट कर देना चाहिए और साथ में नेक के इस पोर्शन में आपके बोन्स के साथ में आप ऑर्थिका पेन ऑयल का यूज़ कर सकते हैं। फिर आपको आता है कि सर बाकी सब तो ठीक है, हमारी हड्डियाँ वीक है। कई लोगों के इमीडिएटली बहुत आसानी से फ्रैक्चर हो जाता है। थोड़ा कुछ हो गया, स्लिप हुआ, कहीं कुछ भी लग गया तो बोन्स में फ्रैक्चर हो जाता है। दैट इज़ आपका ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियों का गलना जिसने बोला था, जैसे पलवी ने, इसने पलक ने बोला, गलना नहीं होता, बोन डेंसिटी वीक हो गई और जो है आपकी हड्डियों का अल्काइन लेवल डाउन हो जाता है, तो हड्डियाँ चटकने लग जाती हैं। उस टाइम पे आपको अल्काराइड टैबलेट ज़रूर लेनी चाहिए। अल्काराइड टैबलेट लेंगे तो आपका पीएच लेवल हाई होगा और जो आप कैल्शियम की कमी बताते हैं, कैल्शियम कमी नहीं, कैल्शियम लेने से सिर्फ आपके पीएच लेवल बढ़ता है। कैल्शियम कार्बोनेट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट जब भी लेंगे इट विल रिएक्ट विद द फ्लूइड्स और वो आपकी बॉडी में पीएच लेवल को बढ़ाता है। तो अल्काराइड एक नेचुरल जो है आपका अल्काइन को इंक्रीज़ करने वाला इंग्रीडिएंट है। इसके जो इंग्रीडिएंट्स हैं वो नेचुरल वे में आपको डिसॉल्वेबल है पूरी बॉडी में, पहली बात तो। दूसरा, अल्काइन पीएच लेवल बढ़ाएँगे, वो अकेले आपकी बोन्स पे ही काम करके आपकी पूरी बॉडी के ऑर्गन्स का जो है पीएच लेवल बढ़ाते हैं। तो अल्काराइड टैबलेट अगर आप डेली रूटीन में आप डाल लेते हैं अपनी लाइफ में, तो आपको बहुत सारी परेशानी से पीछा छूट जाएगा। बोन्स के इश्यू तो ठीक होंगे ही, आपके स्किन के इश्यूज़,
आपके हेयर इश्यूज़, इवन आपके जो है एसिडिटी के इश्यूज़, आपको डायबिटीज़ है, थायराइड है, कोई भी इश्यू है, इवन ब्लड प्रेशर है या गायनिक इश्यूज़ हैं, ओबेसिटी है, हर चीज़ में अल्काराइड टैबलेट मदद करती है। तो आप ऑर्थिका के साथ एक अल्काराइड अपने शामिल कर सकते हैं। आप ऑर्थिका नहीं ले रहे हैं, आपको स हल्का-फुल्का दर्द होना शुरू हुआ बॉडी में, सर्वाइकल का थोड़ा बहुत दर्द होना शुरू है, सबसे पहले चेंज योर हैबिट, आपकी नेक की पोस्चर को सुधारिए। आप बैठते हैं तो आपके स्पाइन के पोस्चर को सुधारिए। चेयर है या बच्चे हैं जो आजकल स्टडी चेयर्स पे, छोटे बच्चों को सर्वाइकल के इश्यूज़ आने लगे हैं। उस तो उनके स्टडी चेयर को चेंज कीजिए। ये जो कम्फर्ट चेयर, ईज़ी चेयर्स जो होती है, ईज़ी चेयर की बजाय प्रॉपर स्टडी चेयर दीजिए, ताकि स्पाइन स्ट्रेट रहे। और स्पाइन स्ट्रेट है तो उसमें ये ध्यान रखिएगा, स्पाइन के साथ-साथ आपका नेक का पोस्चर जो है, सर्वाइकल बोन्स का जो पोस्चर है वो स्ट्रेट होना चाहिए। अगर नहीं रह पा रहा है, तो आप हर आधे घंटे में 20 मिनट में कभी भी, चाहे 1 मिनट के लिए आपकी बॉडी के इसकी जो है ना रोटेट कीजिए इसकी स्पाइन। तो आपको यहाँ ये जो पोस्चर है इसमें पेन होना हल्का महसूस होगा, और ये जो है जब आप प्रैक्टिस में लाएँगे, तो आप सर्वाइकल के पेन से बाहर आ जाएँगे। आपका सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस या स्पॉन्डिलोसिस का इश्यू सॉल्व हो जाएगा। दूसरी बात, अगर किसी को सर्वाइकल में चक्कर आते हैं, कई बार आदमी ब्लैंक हो जाता है ब्रेन फॉर अ व्हाइल, उन आदमियों को या उन इंसानों को हमेशा सोते टाइम 3 से 4 महीने लगातार आपके पैरों के नीचे, एड़ियों के नीचे 3 से 4 इंच का पिलो लगा के सोने की आदत डालनी चाहिए, और नेक पिलो बिल्कुल निकाल देना चाहिए। अगर वो ऐसा करते हैं और साथ में ऑर्थिका और अल्काराइट लेते हैं, तो 99.99% जो है उनका 3 महीने में ब्लैंकनेस हो जाना, अचानक ब्लैंक होना या फिर चक्कर आना, वो सब खत्म हो जाएगा सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस के अंदर। क्योंकि ब्लड सर्कुलेशन रुकने लग जाता है, तब आदमी ब्लैंक होता है। क्योंकि आपकी नर्व जो है वो प्रेस हो जाती है, और आपके ब्रेन से जो ब्लड सप्लाई है या आपकी जो कमांड सप्लाई है वो पूरी ब्रेन से जाती है आपके स्पाइन को, और वो जब डिस्टर्ब होता है तो आदमी को इवन एपिलेप्सी भी हो सकती है। जो सीवियर स्टेज होती है सर्वाइकल की, वो जो है मेमोरी ब्लैंक होना या फिर चक्कर आना, इन चीज़ों से स्टार्ट होती है। अचानक से चक्कर आते हैं तो गिर जाता है आदमी कई बार। वो भी सर्वाइकल का एक बहुत वर्स्ट स्टेज होता है। उन सब से बचना है तो आप इन चीज़ों को अप्लाई कर सकते हैं। अब आपका सर्वाइकल के इश्यूज़ हो गए, आपके क्रैम्प्स के इश्यूज़ हो गए, आपको हड्डियों के चरकने कम वीक होना हड्डियों का, मीन्स कैल्शियम के पाउचेज़ या कैल्शियम टैबलेट्स आर्टिफ़िशियल नहीं लेना है, वरना वो लेते हैं तो आपको ब्लड सर्कुलेशन में या मसल्स में स्टिफनेस आनी स्टार्ट हो सकती है। तो बेस्ट ऑप्शन इज़ एक्सरसाइज़ करिए, चेयर पे बैठे, चेयर पे बैठ के एक्सरसाइज़ करिए, चारपाई पे बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, आपके घुटनों की, आपके हाथ-पैरों की हल्की-फुल्की एक्सरसाइज़ आपको करते रहना चाहिए। मोमेंटम देना है आपको, वरना जो है आपके जो जितने भी जॉइंट्स हैं वो लॉक होने लग जाते हैं। अब अगर मान लीजिए हाथ की इसको ऐसे मुट्ठी बंद करके 5 या 6 घंटे रखेंगे, तो आप जब इसको खोलेंगे तो इसमें प्रेशर महसूस होगा। कई लोगों को सुन्नापन महसूस होने लग जाता है, मीन्स ब्लड सप्लाई रुक जाती है। इसका मतलब आपका बोन्स के साथ-साथ आपके बोन्स का इश्यू नहीं, आपका ब्लड सर्कुलेशन का इश्यू आ गया है, और ब्लड सर्कुलेशन इश्यू सुधारने सबसे बेस्ट ऑप्शन है इम्यूनोप्लस। अगर डायबिटीज़ है तो सीबकतौन और डिप्टस जूस भी जो है बेस्ट ऑप्शन में आता है। डिप्टस जूस अकेले डायबिटीज़ में नहीं, आप बहुत सारे इश्यूज़ में डिप्टस जूस को यूज़ कर सकते हैं। इवन ब्लड सर्कुलेशन में काम आता है जो डिप्टस जो है। डिप्टस जूस का यूज़ करते हैं, एलो प्लस आप यूज़ कर सकते हैं, और साथ में अगर वो सब नहीं कर रहे हैं, तो इम्यूनो ड्रॉप तो आपके पास है ही। इम्यूनो ड्रॉप के अंदर क्रोक्यूमिन स्ट्रॉन्ग होता है, क्लौंजी होता है स्ट्रॉन्ग, तुलसी होता है। क्लौंजी और क्रोक्यूमिन दोनों के दोनों बोन्स पे काम करते हैं। बहुत सारे पेन्स पे काम करते हैं, उसको हील करते हैं। एंटीबायोटिक का ही काम करते हैं। कल मैंने एक पोस्ट डाला था एंटीबायोटिक्स के ऊपर। आजकल डब्ल्यूएचओ का कहना है, ये डब्ल्यूएचओ की वेबसाइट से देखा था मैंने। डब्ल्यूएचओ पेज पे क कल परसों एक पोस्ट आई हुई थी कि एंटीबायोटिक्स और पेन किलर्स आजकल लोगों को काम करना कम करना शुरू कर दिए। उसका रीज़न है, कोई भी आदमी किसी टाइम उठा के छोटा-सा पेन हुआ, मुँह में उठा के पेन किलर ठूँसते रहते हैं। वो कभी भी प्रैक्टिस में नहीं लाना चाहिए। यू शुड बियर द पेन, पेन कभी भी टेम्परेरी होता है, परमानेंट नहीं होता है। और आप गर्म पानी अगर हल्का-सा लेते हैं, उसके साथ आप एक ऑर्थिका ले सकते हैं, या फिर आप और कोई जो है एनर्जी इम्यूनो ड्रॉप ले सकते हैं। आप गर्म पानी पी के ऑर्थिका पेन ऑयल को यूज़ इस्तेमाल कर सकते हैं। पेन ऑयल घर में नहीं है, तो नॉर्मल जो है सरसों का तेल थोड़ा गर्म कर लीजिए 1 चम्मच, उसके अंदर 10-20 ड्रॉप इम्यूनो ड्रॉप डालिए और वो मसाज कर लीजिए, हड्डियों का कोई भी दर्द है 100% ठीक हो जाएगा। अब आ गया आपका रियोमेटिक आर्थराइटिस। मेन इश्यूज़, बेसिक इश्यूज़ आपके खत्म हो गए हैं यहाँ पे। अब आप आरए फैक्टर पे बात करिए कि आरए फैक्टर होने का बेसिक कारण क्या होता है? डॉक्टर हिरल शाह जो कि अपने फाइज़र की इंटरनेशनल रिसर्च हेड हैं, और वो एक
एमबीबीएस, एमडी होते हुए, रिसर्चर होते हुए, वो खुद आज आयुर्वेदा प्रैक्टिशनर भी, आयुर्वेदा के भी रिसर्चर हैं। उनका कहना ये है कि कोई भी इंसान जिसको ये डिसऑर्डर्स हैं, ये सब डिसऑर्डर्स में आते हैं, चाहे वो डायबिटीज़ है, चाहे आपके थायराइड है, क्रॉनिक जो डिजीज़ हैं, या फिर इवन मैं ये इन्होंने बोला था मैक ने कि जो है सर बोन कैंसर है, दीज़ आर ऑल डिसऑर्डर्स। और आरए फैक्टर भी एक डिसऑर्डर है, या ऑस्टियोआर्थराइटिस या रोमेटिक आर्थराइटिस, दोनों के दोनों जो हैं वो डिसऑर्डर्स की श्रेणी में आते हैं, और डिसऑर्डर है तो उसको रिवर्ट किया जा सकता है। अब मान लिया जाए किसी को आरए फैक्टर, तो आरए फैक्टर की शुरुआत जो है डिटेक्ट होने से कई साल पहले हो जाती है, तब उसको आरए फैक्टर आता है। या ऑस्टियोआर्थराइटिस भी कई साल पहले शुरुआत होने के बाद डिटेक्ट होता है, और इसका रूट कॉज होता है आपका एसिडोसिस होना बॉडी के अंदर, आपका पीएच लेवल मेंटेन होना। लेडीज को आफ्टर डिलीवरी जो है आरए फैक्टर होने के चांसेस होते हैं। उसका कारण क्यों होता है? जब लेडीज प्रेग्नेंट होती है उस टाइम को हैवी कैल्शियम की जरूरत होती है, क्योंकि बच्चे की बोन ग्रोथ के लिए उसको कैल्शियम और मिनरल्स की रिक्वायरमेंट होती है। और जब वो पूरा इंटेक नहीं लेती है कैल्शियम डाइट्स का या मिनरल डाइट्स का ध्यान नहीं रखती है, तो उस लेडी को जो है बच्चे के जो है पनपने की हड्डियों को, मदर की जो बोन्स होती है सबसे हाईली अल्कलाइन होती है, वहां से वो पीएच लेवल लेना शुरू करते हैं। लीवर जो है सुपर कंप्यूटर होता है, और वो बोन्स से आपका जो है पीएच लेवल लेना शुरू करता है, एल्कलिनिटी लेना शुरू करता है, कैल्शियम लेना शुरू करता है। और बच्चे के जब डिलीवरी होने के बाद 3-4 महीने बाद ही वो लेडी कहती है मुझे कमर दर्द हो रहा है, इवन कहीं तो डिलीवरी के बाद ही कमर दर्द स्टार्ट हो जाता है। फिर वो धीरे-धीरे शिकायत करती है मुझे हड्डियों में दर्द होना शुरू हो गया, घुटनों में दर्द होता है, और फिर वो पहुँच जाते हैं आपके डॉक्टर्स के पास एलोपैथी में, और वहाँ पे बोल जाता है जी कैल्शियम के पाउच लिए। जब तक आर्टिफिशियल कैल्शियम रहता तो आपको आराम हुआ, और जैसे ही आपने छोड़ दिया फिर स्टार्ट हो गया। बट उसके साथ में आपको स्टिफनेस फ्री में मिल जाती है गिफ्ट में, और जो साइड इफेक्ट आता है वो आता है मसल्स पे, आपकी बॉडी की और आपके नर्वस सिस्टम पे। झुकना कम हो जाएगा, स्टिफनेस आ जाएगी, मोमेंटम्स कम हो जाएंगे, पेन होना शुरू हो जाएगा। तो वो आर्टिफिशियल कैल्शियम लेने की वजह से होता है। उसका सॉल्यूशन एक ही है। अगर ऐसा हुआ कि अगर बाय डिफ़ॉल्ट आप प्रेगनेंसी दौरान आपने कैल्शियम डाइट्स नहीं ली थी, तो आप जो है मोरिंगा यूज़ में ले आइए, डेली यूज़ में। डेली मोरिंगा टैबलेट सुबह-शाम लीजिए, और साथ में जो है एक अल्कालाइट टैबलेट लीजिए, और उसके साथ में आप ऑर्थिका टैबलेट 2-3 महीने लो, उसके बाद ऑर्थिका ना लेके परमानेंट जो है आपकी लाइफ़ के अंदर मोरिंगा या अल्कालाइट को शामिल कर लीजिए। आप साल में 3 महीने अगर मोरिंगा कंटिन्यूअस लेती हैं, तो आप लाइफ़ भर के लिए हर साल 3 महीने रिपीट करिए, लाइफ़ भर के लिए आप बाहर आ जाएँगे। और रोमेटिक आर्थराइटिस को रिवर्ट करने का तरीका है ऑर्थिका, ऑर्थिका पेन ऑयल, अल्काराइट, आरएनए, डीएनए ले सकते हैं आप, अगर आप सिरप नहीं पी सकते तो। अदरवाइज़ सीबकथॉर्न आप यूज़ में ले सकते हैं। साथ में टाइम टू टाइम अपना बी12 मेंटेन करने के लिए आप साल में 1 महीना, 2 महीना आपको स्पाइरुलिना प्लस ले लेना चाहिए। स्पाइरुलिना प्लस मैंने इसलिए बोला है, नॉर्मल स्पाइरुलिना जो मार्केट में मिलता है, उसके अंदर खाली स्पाइरुलिना होता है, जबकि स्पाइरुलिना प्लस जो है एक्सिक्लोराइडा का, उसके अंदर मल्टी मिनरल्स एडेड होते हैं। कॉपर है, मैग्नीशियम है, जिंक है, जो कंपल्सरी बॉडी के लिए, बोन्स के लिए, वो भी उसके अंदर दिया हुआ होता है। तो आपकी मसल्स और आपके बोन्स के लिए सबसे बेस्ट रहता है स्पाइरुलिना प्लस। फिर ऑस्टियोआर्थराइटिस है, उसमें भी सबसे मेन रोल जो है आपके इंटेक का है। ये सभी जो चीज़ें ये आपके इंटेक से रिलेटेड हैं। इस अल्काराइट परमानेंट लीजिए, 1 टैबलेट डेली, और आरएनए, डीएनए आप सोते टाइम एक ले सकती हैं। दिन में आप ऑर्थी का टैबलेट 1 सुबह, 1 शाम ले सकते हैं। ऑर्थी का पेन ऑयल साथ में से। अगर आपका लीवर वीक है, अगर आपका लीवर वीक है, खाया-पिया प्रॉपर नहीं लगता है, तो आपको लिव हार्टी जूस जो है 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम को, या तो आधा कप पानी में लीजिए, खाना खाते ही लेना है। या फिर आप यूँ का यूँ ले सकती हैं, तो आप 1 टीस्पून जो है मीन्स अराउंड 5 एमएल सुबह, दोपहर, शाम आप तीनों टाइम लेते हैं, और ऑर्थी का टैबलेट साथ में लेंगे, तो आपको ईज़िली डाइजेस्ट हो जाएगा, ग्लूकोसामाइन भी और बॉसवेलिया भी, और जो भी इसके अंदर एंटीऑक्सीडेंट्स हैं, लाइक हमारे ऑर्थी में एक सबसे मेन चीज़ है, इसमें एलोवेरा भी है, बॉर्मेंडिस भी है, और 50 एमजी के आसपास है। तो ये वैसे ही जो है आपका एसिडिटी रेगुलेटर का भी काम करता है, एंटासिड भी इसके अंदर है, और इसके अंदर जो है एंथ्राकिनोन्स, लिग्निन्स, सेप्टेन्स सभी चीज़ें आ जाती हैं। तो अकेले ऑर्थीका हड्डियों पे ही नहीं, बाकी आपके इश्यूज़ पे ही काम करता है। ऑर्थीका का जो बाय इफ़ेक्ट है, साइड इफ़ेक्ट नहीं, मैं बाय इफ़ेक्ट बात रहा हूँ, जिस आदमी को बीपी रहता है या हार्ट की डिज़ीज़ रहती है, या व जो है वॉल ब्लॉकेज वगैरह है, ऑर्थीका से वो भी सोल्व होता है। आपको पता ही नहीं चलेगा, आप जो ऑर्थीका ले रहे हैं 3 या 4 महीने में, कोई बीपी या पेशेंट अपना बीपी चेक कर सकता है, उससे बीपी भी रेगुलेट हो जाता है। बीपी की दवाइयाँ भी छूट सकती हैं, क्योंकि 90% केसेज़ में लोगों को जब क्रॉनिक एलिमेंट्स होती हैं, तो
धीरे-धीरे उनके लीवर और किडनीज़ की फंक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, स्प्लीन पे फंक्शन पे इफ़ेक्ट पड़ता है, तो काफ़ी सारे लोग जो है 50% लोग बीपी के पेशेंट बन जाते हैं। तो ऑर्थी बीपी से बाहर निकालेगा। इवन ऑर्थी जो है, इसके अंदर जो क्वालिटीज़ दी गई है, जो इंग्रीडिएंट्स हैं, वो वेट मैनेजमेंट पे ही काम करते हैं। जो पेट फूला रहता है, वात बनने से पेट फूलता है, वात बनने वाले लोगों को पेट पे भी असर करता है, पेट का भी साइज़ कम करता है, आपकी इंच लॉस होता है पेट का। इसका उदाहरण है हमारे प्रमोद भैया। प्रमोद भैया ने लगातार जो है ऑर्थी 2 महीने लिया था, उनके पेट के 4 इंच कम हो गए थे। ये भी आप बाय इफेक्ट लोगों को बता सकते हैं। तो इस वे से एक्सिको आयुर्वेदा के सप्लीमेंट्स, ऑर्थी टैबलेट, उसके बाद आरएनए, डीएनए और हेपेटिक, ये बेस प्रोडक्ट्स हैं। इम्यूनोड्रॉप है, सीबकथॉर्न है और मोरिंगा और नोनी प्लस, ये प्रोडक्ट्स आपको बोन इश्यूज में बहुत मदद करेंगे। बोन कैंसर में मैं आपको 100% गारंटी नहीं दूंगा। उसका रीज़न है कि कैंसर के बारे में बहुत सारे मिथ हैं लोगों के। कैंसर में बहुत सारे लोग ट्रीटमेंट लेते हैं। बेसिकली अगर कैंसर का जो रूट कॉज होता है, एसिडोसिस से स्टार्ट होता है। बॉडी में जब एसिडोसिस होता है, वहीं से कैंसर की प्रॉब्लम स्टार्ट होती है। तो सबसे पहले अल्काराइड दिन में 3 बार लेना चाहिए। उसके बाद फाइब्रोसिस, ऑर्थी दिन में 3 से 4 बार। ऑर्थी के सीवियर पेन में आप 2 टैबलेट भी एक साथ ले सकते हैं। 500 एमजी टैबलेट है, 1000 एमजी तक आप जो है एक टाइम ले सकते हैं। 3 बार भी जो क्रॉनिक आरए फैक्टर है, क्रॉनिक बोन इश्यूज़ हैं, जो कहते हैं ना सर वो ऑर्थो से पेन ठीक नहीं होता, इसका मतलब क्रॉनिक इश्यूज़ हो चुके हैं और उसमें भी जो है, हाँ, टेलबोन में सेम इश्यू रहेगा। उसमें जो है आप ऑर्थी 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं, 6 टैबलेट तक आप ले सकते हैं। सेम वे जो कैंसरेटिक सेल्स हैं, उसमें फाइब्रोसिस भी आप 6 टैबलेट दिन में ले सकते हैं। बट ये ध्यान रहे, डाइट प्रॉपर लें। पानी का जो है इंटेक पूरा होना चाहिए। आरएनए, डीएनए आप 2-2 टैबलेट दिन में 3 बार दे सकते हैं उस पेशेंट को। उसमें काफ़ी हद तक सपोर्ट होगी आपके एलिमेंट से रिवर्ट होने की, रिवर्सल की तरफ जाने की। बट पेशेंस रखना पड़ता है पेशेंट को और लॉन्ग टर्म में ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। बाकी ऐसा नहीं है कि वो रिवर्सिबल नहीं है। बहुत सारे लोग जो हैं बोन कैंसर से भी रिवर्ट होते हैं। अप टू हियर इज द बोन इश्यूज। इससे अलग हड्डी बढ़ जाने को रोकने के लिए भी सबसे बेस्ट है पलक। ऑर्थिका लोगे तो अनवांटेड ग्रोथ ऑफ द जो है बोन सेल्स की, वो रुक जाती है। साथ में फाइब्रोसिस लिया जाता है, मैंगोस्टीन जूस लिया जाता है इम्यूनोड्रॉप के साथ। उससे बोन ग्रोथ जो है रुक जाती है। अनवांटेड बोन ग्रोथ स्पेशली एडी की हड्डी बढ़ने का सबसे ज़्यादा इशू होता है। जो मेन कॉमन जो कंप्लेन आती है वो होती है एडी की हड्डी बढ़ गई। उसमें ऑर्थी के साथ फाइब्रोसिस लेना शुरू कर दो, तो उसके बढ़ने को वहीं पे रोक सकती है। अप टू हियर इज द बोन इश्यूज। You can take the help of the Exco products in the bone issues.